समर्पण और कड़ी मेहनत हाई स्कूल ड्रॉप आउट किसी आदमी को भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक बना सकती है। आज हम बात करेंगे सदी के एक महान बिजनेसमैन, पद्म विभूषण एक भारतीय बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरजलाल धीरूभाई हीराचंद अंबानी, या फिर शॉर्ट में कहे तो धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आपको मोटिवेशनल कंटेंट पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धीरूभाई के जन्म गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोरबाड़ में सन 1932 में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल टीचर थे। उनके पिताजी के विचारधारा के उल्टा धीरूभाई को फॉर्मल एजुकेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत छोटे समय से उनके अंदर की लीडरशिप स्किल दिखने लगी थी। उनके पॉपुलैरिटी के चलते स्कूल में पढ़ते समय ही वो जूनागढ़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुन लिए गए थे। सन 1948 तब वो सिर्फ 16 साल के थे। अपने पिताजी की खराब तबीयत और घर की माली हालात ठीक नहीं होने के वजह से वो पैसे कमाने के चक्कर में यमन चले गए। पहले उन्होंने वहां एक पेट्रोल पंप में काम करना शुरू किया। कुछ समय के बाद बैसे एंड को नाम की एक कंपनी में 300 रुपए महीने के सैलरी में बतौर एक क्लर्क के काम करने लगे। वो क्लर्क के काम के अलावा भी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दूसरे पार्ट टाइम काम भी करते थे। इसी बीच उनके मन में खुद की बिजनेस शुरू करने की चाह भी जागने लगी थी। निष्ठा और कड़ी मेहनत की वजह से बहुत जल्द उनकी प्रमोशन बतौर मैनेजर हो गई। उन्होंने अपने जीवन में कभी सीखना नहीं छोड़ा। अपना काम करते करते अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सीख गए। उन्होंने व्यापार, निर्यात, आयात, विपणन और वितरण की समझ और कौशल को विकसित किया। बीमा और बैंकिंग कंपनियों से बातचीत करने की अपनी हुनर को तराशने लगे। पूरे 2 साल तक यमन में काम करने के बाद अपने खुद का बिजनेस खड़ा करने का इरादा लेके वो स्वदेश भारत लौट आए। भारत में अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ उन्होंने मसालों और पॉलिस्टर धागे के निर्यात और आयात का व्यवसाय शुरू किया और इस तरह रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन का जन्म हुआ। उनके परिवार में व्यवसाय करने की उनके निर्णय का समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्हें अपनी व्यावसायिक समझ पर भरोसा था। धीरूभाई व्यापार में बड़े बड़े रिस्क लेते थे। वो बहुत कम मार्जिन में बल्क में मसाले और चीनी निर्यात करते थे। उन्होंने बाजार को समझा और पॉलिस्टर का आयात करना शुरू कर दिया, जो भारत में सस्ता, चमकदार और नई चीज थी। टिकाऊ और सस्ता होने की वजह से भारत में लोग जल्द ही पॉलिस्टर का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे और इस तरह उनकी बिजनेस चल पड़ी। जो कंपनी सिर्फ 350 स्क्वायर फीट की एक कमरे से 3 चेयर और एक टेबल से शुरू हुई थी, जल्द ही सालाना 10 लाख की टर्नओवर पार कर गई। 1965 में दोनों भाइयों ने अपनी व्यावसायिक मानसिकता और शैली में अंतर के कारण अपने साझेदारी समाप्त कर दी। 1 साल के भीतर धीरूभाई ने अपना खुद की कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र में शुरू कर दी। उसी वर्ष उन्होंने गुजरात में नायलॉन के सर्वोत्तम गुणवत्ता का उत्पादन करने के लिए एक सिंथेटिक कपड़े की मिल शुरू कर दी। वो कारखाने के काम की जांच करने के लिए हर सप्ताहांत महाराष्ट्र से गुजरात की यात्रा करते थे। अंबानी न्यूनतम समय और लागत के भीतर सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ नायलॉन का उत्पादन करना चाहते थे। वो अपने क्वालिटी फैब्रिक्स को बहुत कम कीमत में होलसेलर्स को बेचने की कोशिश करने लगे। धीरूभाई के एग्रेसिव बिजनेस पॉलिसी से डर के होलसेलर्स ने उनकी नायलॉन की क्वालिटी को बिना देखे ही उनके साथ बिजनेस करने से मना कर दिया और इस तरह उनकी फैक्ट्री में 4 महीनों तक नायलॉन के कपड़े गोदाम में जमा होने लगे। पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब होलसेलर्स ने सपोर्ट नहीं किया तो गाड़ी में अपना सामान लेके सीधे रिटेलर्स तक एक एक दुकान घूमने लगे। उन्होंने सामान बिक्री होने के बाद ही पेमेंट करने की ऑफर दे डाली। धीरूभाई के रिस्क लेने की एटीट्यूड और पर्सनैलिटी ने दुकानदारों को बहुत प्रभावित किया और लगभग सभी ने उनका ऑफर स्वीकार किया और इस तरह बिना कोई एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के उनकी ब्रांड विमल मार्केट में एक जाना माना नाम बन गया। 1975 में उन्हें विश्व बैंक से नोड ऑफ एक्सीलेंस की स्वीकृति मिली। 1977 में कंपनी ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आयोजित किया और उन्हें 7 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिला। उन्होंने अपने डीलर्स से वादा किया कि अगर कोई घाटा होता है तो वो घाटा सिर्फ उनका होगा और मुनाफा सभी में बांटा जाएगा।
समय के साथ रिलायंस ने अपने कारोबार को टेलीकम्युनिकेशन, पावर, एनर्जी, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स एंड कैपिटल मार्केट जैसे क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया। अंबानी में सर्वश्रेष्ठ होने की चाह थी। उन्हें दूसरे नंबर पर रहने का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने जमीनी स्तर से शुरुआत की और रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत में सबसे बड़ी कंपनी और फोर्ब्स 500 की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बना दिया। एशिया वीक पत्रिका ने उन्हें पावर 50, एशिया के सबसे शक्तिशाली 50 लोगों में 1996, 1998 और 2000 में शामिल किया। सन 2000 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में उन्हें ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ वेल्थ इन द सेंचुरी चुना गया था। कॉर्पोरेट एक्सेलेंस के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। इस महान व्यवसायी ने अपने विरासत को पीछे छोड़ते हुए 2002 में अंतिम सांस ली। उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को मिट्टी से सोने में तब्दील कर लिया। 2002 में भारतीय डाक द्वारा धीरूभाई अंबानी पर डाक टिकट जारी किया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने धीरूभाई को मैन ऑफ 20th सेंचुरी के अवार्ड से नवाजा। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। धीरूभाई अंबानी ने भारतीय पूंजी बाजार में क्रांति ला दी और भारतीय बाजार में इक्विटी की संस्कृति को आकार दिया। अन्य बड़े व्यापारियों की विपरीत उन्होंने छोटे खुदरा विक्रेताओं का भी हित का ध्यान रखा। धीरूभाई के आगे बढ़ने की उत्साह, बाजार की उनकी समझ और अपने प्रत्येक हितधारक के प्रति चिंता ने उन्हें अलग और सफल बनाया। वह बड़ा सोचने, तेजी से सोचने और आगे की सोच रखने में विश्वास रखते थे, क्योंकि वो कहते थे विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं। आपको बस बड़े सपने देखने, प्रतिबद्ध रहने और उसे हासिल करने के लिए अपने पूरी कोशिश करने की जरूरत है। धीरूभाई के जीवन के किसी अनोखे किस्से के बारे में अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में सभी की जानकारी के लिए बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।